चैप्टर 26 टाइटल हिसाब की पक्की रिया। श्रुति को लगा जैसे वो इंग्रेडिएंट्स के समंदर में तैर रही हो। वो शाही कबाब के टेस्ट और वार्म फीलिंग की वजह से बहुत अच्छा फील कर रही थी। उसे अपनी पूरी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं हुआ था। वो शाही कबाब के टेस्ट में डूबती ही चली जा रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके कबाब बड़े ही चाव के साथ खा रही थी। कबाब के इंग्रेडिएंट्स, उसके मसाले, मसालों का सही तरह से भुना होना, कबाब का गोल्डन कलर, सब कुछ बिल्कुल अलग है और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन में मिला है। इतना परफेक्ट कि इसका कंपैरिजन किसी भी डिश के साथ नहीं किया जा सकता। ये अभी तक की सबसे यूनिक डिश है। श्रुति ने कबाब के स्मोकी फ्लेवर को फील किया। उसे अपने अंदर काफी वार्म फील हो रहा है, जैसे अंदर कोयला जल गया हो। ऐसी वार्म फीलिंग का एक्सपीरियंस लाइफ में कम ही होता है और ऐसा खाना बनाना किसी नॉर्मल कुक के हाथ में नहीं होता। दूर दूर तक के राज्यों में भी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते। इन इंग्रेडिएंट्स को स्टोर करना भी कितना मुश्किल होगा। कबाब के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल फ्रेश फील हो रहे हैं। इतना सब कुछ अरेंज करना कितना टफ काम है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत रेयर लग रहे हैं। इतना सब कुछ ये आदमी लाया कहां से होगा। मैंने आज से 2 साल पहले ऐसे ही मिलते जुलते इंग्रेडिएंट्स टेस्ट किए थे। जब मैं अपने ग्रैंडफादर के गांव गई थी तब उन्होंने मुझे कुछ ऐसे ही बनाकर खिलाया था। फिर भी उसका टेस्ट इतना फ्रेश और इतना अच्छा नहीं था। मेरे ग्रैंडफादर की कुकिंग हमारे पूरे क्लैन में सबसे अच्छी मानी जाती है और उनके पास जो सीक्रेट रेसिपीज हैं वो शायद ही किसी के पास हो। उनके इंग्रेडिएंट्स की चॉइस भी सबसे हटकर है और उनके बनाने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट। फिर भी इन शाही कबाब के आगे उनका फूड कुछ भी नहीं है। श्रुति कबाब खाते हुए ये सब कुछ मन में सोच रही थी। इसे ये इंग्रेडिएंट्स आखिर मिले कहां से? अगर इसने ये सब कुछ कहीं दूर से मंगाया होगा तो इसे ट्रांसपोर्ट करने में ही 5 सोने के सिक्के लग गए होंगे। उसे इंग्रेडिएंट्स के पैसे इतने लग गए होंगे कि कबाब बनाने की मेहनत को अगर ना इंक्लूड करें तो भी 600 कॉपर के सिक्के बहुत कम प्राइस है। पहले मुझे लग रहा था कि ये कबाब कितना महंगा बेच रहा है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करता है तो मैं इससे रेट्स के मामले में कोई बहस ही नहीं करती। और अब मुझे लग रहा है कि इतना सस्ता क्यों बेच रहा है। इस रेस्टोरेंट का ओनर बिल्कुल डम भी है क्या? श्रुति अब बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी। पहली बाइट लेने के बाद श्रुति ने अपनी आंखें बंद कर चबाते चबाते इतना सब सोच लिया था। लेकिन इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट खत्म होने के बाद जैसे ही श्रुति को कबाब में चावल का टेस्ट आया, उसकी आंखें अचानक खुल गई। वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई। ये टेस्ट तो वो लाइफ एनर्जी वाले चावलों का है। श्रुति बहुत चौंक गई। श्रुति भले ही रॉयल फैमिली की मेंबर नहीं है, लेकिन उसके क्लैन के लोग भी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसीलिए उसने लाइफ एनर्जी वाले चावल पहले भी टेस्ट किए थे। उसने लाइफ एनर्जी वाला पानी भी अपनी लाइफ में एक बार पिया था। भले ही उसे 1 ग्लास ही पानी पीने को मिला हो, लेकिन वो इस फीलिंग को बहुत अच्छे से जानती थी और वो ये टेस्ट काफी अच्छे से सेंस कर सकती थी। जो जाति ये चावल उगाती है वो भी उसी जाति की थी, इसलिए उसे इसकी इंपॉर्टेंस और इससे जुड़ी सारी फीलिंग्स बहुत अच्छे से पता थी। श्रुति को एक धक्का सा लगा था कि आखिर ये लाइफ एनर्जी वाले चावल इस गांव में कहां से आए, और अगर कैसे भी करके आ गए तो इस रेस्टोरेंट के एक इंसान को कैसे मिल गए। इसको किस सोर्स से ये चावल मिले होंगे? क्या सच में मैंने ये लाइफ एनर्जी वाले चावल ही टेस्ट किए हैं? अब श्रुति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे और क्यों सोचे। उसे लग रहा था कि होम सिकनेस के कारण शायद वो ऐसा फील कर सकती है। जैसे जैसे वो कबाब चबाती जा रही थी, एक एक इंग्रेडिएंट का टेस्ट उसके मुंह में घुलता जा रहा था। उसके टेस्ट बड्स में अजीब सी टिकलिंग हो रही थी। बार बार उसे डाउट हो रहा था कि ये लाइफ एनर्जी वाले चावल हैं या नहीं। श्रुति के सोचने समझने की शक्ति भी नहीं खोई थी, लेकिन वो ठीक से अपनी फीलिंग डिसाइड नहीं कर पा रही थी। एक तरफ वो फूड की रिचनेस में खो रही थी और दूसरी तरफ उसे इंग्रेडिएंट्स पर डाउट हो रहा था। जैसे उसने कबाब अंदर गट के एक वार्म करंट उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया, जिसने उसकी ट्रेवल के कारण हुई अभी तक की सारी थकान गायब कर दी। अब उसे बिल्कुल भी थकान फील नहीं हो रही थी और ना ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सुबह से भूखी थी। बस एक बाइट कबाब खाने के बाद इतना ज्यादा चेंज होना श्रुति को कुछ समझ नहीं आया। नाउ आई एम श्योर ये पक्का लाइफ एनर्जी वाले चावल ही हैं।
उसके सेंसेस उससे कह रहे थे कि उसे अभी अपना बो उठाना चाहिए और उस पे एक तीर चढ़ाते हुए इस इंसान की तरफ कर देना चाहिए और इससे पूछना चाहिए कि आखिर इसको लाइफ एनर्जी वाले चावल मिले कहां से, आखिर वो वहां तक पहुंचा भी कैसे, और अगर इसने ये काम चोरी छुपकर किया है तो ये वहां से जिंदा कैसे लौटा। इस पूरे काम को करने में इसकी मदद किसने की, इतना सब हासिल करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ा, क्या उसने किसी बौने को ब्लैकमेल किया है या फिर इसे पाने के लिए उसने किसी बौने को मारा है। हालांकि शाही कबाब इतने अच्छे थे कि श्रुति फोक नीचे नहीं रखना चाहती थी और ना ही वो कबाब खाने से खुद को रोकना चाहती थी। उसकी फैमिली में पूरे क्लैन के सबसे अच्छे कुक थे। उसने बहुत सारी डिनर पार्टीज भी अटेंड की थी। उसके महल में एक बार इस राज्य के राजा भी आए थे। तब रॉयल शेफ ने उनके लिए एक से एक डिश बनाई थी। उसने वो फूड भी ट्राई किया था, लेकिन इन कबाब के आगे वो सारी डिशेस बिल्कुल फीकी हैं। इनकी बात ही कुछ अलग है। उसे यह सोचकर थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये शाही कबाब एक इंसान ने बनाए थे, वो भी एक आदमी ने। उसने एक और बाइट खाकर देखा। श्रुति को अब अपने भीतर एक डेविल जैसा फील हो रहा था और वो इस फीलिंग को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। उसका फोक अपने आप टेबल पर चल रहा था और फोक से दूसरा कबाब उसके मुंह में पहुंच चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अब वो कबाब के इंग्रेडिएंट्स को और भी बारीकी से टेस्ट कर रही थी। अब लाइफ एनर्जी वाले पानी की बात और एक बौने होने के नाते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एक तरफ हो गई थी। अब उसके दिमाग में जो बात चल रही थी वो थी बस खाते चलो, कंटिन्यूअसली खाते चलो। वो एक के बाद एक कबाब खाते जा रही थी। हालांकि उसके मैनर्स उसे एकदम वाइल्ड होकर खाने से रोक रहे थे, वरना वो पूरी प्लेट अपने मुंह से लगा लेती। लेकिन फिर भी वो बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी। अब वो पहले जैसी नहीं रह गई थी। अब उसे किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं था। उसे अपनी क्लास की कोई भी चिंता नहीं थी। अब वो बस शाही कबाब खाना चाहती थी। उसके कुछ मैनर्स उसके साथ थे, लेकिन वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी फूड हैबिट क्या है, उसे खाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ उसके दिमाग से निकल चुका था। प्रेम श्रुति को लगातार खाते देख रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी और वो स्माइल कर रहा था। उसे अपने कस्टमर को अपने बनाए फूड में इतना इंडल्ज देखकर बहुत प्राउड और सेटिस्फाइड फील हुआ। शायद किसी औरत को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसके टेस्ट बड्स को जीतना। रिया भी प्राउड फील कर रही थी। ये सब उसके पापा की मेहनत थी कि वो इस दुनिया में सबसे अच्छे रेनबो शाही कबाब बनाते हैं। श्रुति भी एक बाइट टेस्ट करने के बाद शाही कबाब से प्यार कर बैठी थी। श्रुति ने अपने शाही कबाब कुछ ऐसे फिनिश किए जैसे रेस्टोरेंट में अब कोई और देखने वाला भी ना हो। जब उसने अपना फोक नीचे रखा, उसने देखा कि प्लेट में अब कुछ भी नहीं बचा है, एक दाना भी नहीं। तो उसे थोड़ा अजीब लगा। मैंने एक पूरी प्लेट इतनी जल्दी खा ली। श्रुति थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस अभी तो खाना शुरू किया था। उसने प्लेट की तरफ देखा जिसमें अब उसका चेहरा दिख रहा था। उसे लगा कि वो शाही कबाब खाते हुए ज्यादा ग्रेसफुल नहीं थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि कम से कम उसने प्लेट उठाकर नहीं चाटी। हालांकि उसे फील हुआ था कि उसे प्लेट उठाकर चाट लेना चाहिए, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया। उसे ऐसा लगा कि एक प्लेट शाही कबाब काफी नहीं थे। उसने प्रेम की तरफ देखा और बोला, ओनर, मुझे एक प्लेट शाही कबाब और चाहिए। ठीक है मैम, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम किचन में गया और सोचने लगा कि इतनी ग्रेसफुल लड़की भी उसके शाही कबाब खाते टाइम खुद को रोक नहीं पाई। अब प्रेम को इस बात की चिंता भी होने लगी थी। ये चावल तो लाइफ एनर्जी वाले पानी में उगाए गए हैं और अगर इससे ये बात समझ आ जाती है तो ये एक बड़ी परेशानी हो सकती है। ये वाकई में बहुत अच्छे हैं। दूसरे टेबल पर बैठे वरुण ने अपनी फीलिंग बताते हुए कहा। उसके बाद उसने अपना फोक प्लेट में रखा। उसके लिए 2 प्लेट शाही कबाब अभी के लिए काफी थे। उसकी बॉडी की सारी थकान अब कहीं बाकी नहीं थी। उसने बहुत टाइम के बाद इतना कंफर्टेबल फील किया था। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। वरुण दादाजी, क्या आप 2 प्लेट शाही कबाब और खाना चाहेंगे?
रिया ने एंटिसिपेशन के साथ पूछा। वरुण ने रिया की एंटिसिपेशन से भरी आंखें देखी और बस हाँ में सिर हिलाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, आज मेरे डिनर के लिए 2 प्लेट शाही कबाब काफी थे। अब मैं वापस जाकर के थोड़ी सी ड्रिंक भी लूंगा। आज मेरे लिए दिन बहुत अच्छा था। ठीक है, तो आपने 2 प्लेट शाही कबाब खाए, मतलब 2 into 6 equals to 12, 12 सोने के सिक्के। आप मुझे 12 गोल्ड कॉइन दे दीजिए प्लीज। रिया पहले अपने कैलकुलेशन से थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। वो अपनी चेयर से जंप करके वरुण के पास गई और अपने छोटे छोटे दोनों हाथ आगे करके बोली, अपना बिल पे कर दीजिए प्लीज। इस बार तो तुमने बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन किया बेटा। अब हुई ना तुम हिसाब की पक्की। शाबाश। उसने 12 सोने के सिक्के गिने और रिया के छोटे छोटे हाथों में रख दिए। वरुण अपनी टेबल से उठा और किचन में खड़े प्रेम से बोला, फिर मिलते हैं प्रेम। फिर वो रिया की तरफ मुड़ा और बोला, बाय बाय मेरी नन्ही सी गुड़िया। बिल्कुल मिलते हैं सर। प्रेम ने किचन से आवाज लगाई, बाय बाय वरुण दादाजी। रिया अपनी शाइनिंग आंखों से सिक्के गिन रही थी। उसने वरुण को जवाब देते टाइम अपना हाथ तक ऊपर नहीं किया। ऐसा जवाब? वरुण को यह थोड़ा स्ट्रेंज लगा, फिर वो स्माइल करते हुए चला गया। ये आदमी आखिर है कौन? श्रुति प्रेम को देख रही थी, जो अभी किचन में कबाब तैयार कर रहा था। हालांकि उसे बस प्रेम का साइड फेस ही दिख रहा था, लेकिन वो प्रेम की फोकस और कंसंट्रेशन को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इतना बड़ा रेस्टोरेंट, इतना अच्छा डेकोरेशन, इतने अच्छे कबाब, इतने बढ़िया इंग्रेडिएंट्स, लाइफ एनर्जी वाले चावल, एक प्यारी सी आधी बौनी बेटी, ये सब कितना नॉर्मल लगता है ना। लेकिन इसने कितने सीक्रेट्स अपने पास रखे होंगे, इसके पास कितनी स्टोरीज होंगी। श्रुति ने पहली बार किसी आदमी के बारे में इतना क्यूरियस होकर सोचा। चैप्टर 27, टाइटल फायरबॉल। प्रेम अपने हाथ में शाही कबाब की दूसरी प्लेट लेकर किचन से बाहर आया। उसने प्लेट श्रुति के सामने रखी और बोला, मैम आपकी शाही कबाब, प्लीज आप अपना मील एंजॉय कीजिए। श्रुति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थैंक्स। अब उसे अपने सामने सिर्फ शाही कबाब की प्लेट नजर आ रही थी। उसने फोक में एक शाही कबाब लगाकर उसकी एक बाइट ली। वो इस बार और धीरे धीरे खा रही थी। वो कबाब में यूज किए गए हर इंग्रेडिएंट का टेस्ट ले रही थी। उसका ये फ्रेश एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब था। उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसने अभी अभी एक प्लेट शाही कबाब खाए हों। उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार शाही कबाब टेस्ट कर रही हो। शाही कबाब का टेस्ट हर बार पहले से अच्छा फील हो रहा था। उसके इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट पूरे मुंह में घुल सा रहा था और हर बाइट के साथ साथ उसका टेस्ट और भी अच्छा होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी डिश इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उसकी सारी थकान गायब होती जा रही थी। अब उसे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था जैसे वो बहुत लंबा ट्रेवल करने के बाद आई हो। उसे अपने अंदर एक अलग तरह की फ्रेशनेस फील हो रही थी, जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो और पूरी एनर्जी रिकवर हो गई हो। पापा, ये रहे 12 सोने के सिक्के, मैंने इस बार खुद से कैलकुलेट कर लिया। रिया ने हाथों में सोने के सिक्के लेकर प्रेम की तरफ देखा। उसका चेहरा एंटिसिपेशन से भरा हुआ था, जैसे वो बस अपने पापा की थपकी का वेट कर रही हो। उसने वरुण के दिए सोने के सिक्के दोबारा से काउंट कर लिए थे। उसे इस बार कैलकुलेशन में कोई भी परेशानी नहीं आई। उसके पापा ने उसे जो 9 का टेबल सिखाया था, उससे रिया को बहुत हेल्प मिली। अब उसे बहुत आसानी से सिक्के कन्वर्ट करना आने लगा था और वो उनका हिसाब बहुत आसानी से कर पा रही थी। मेरा बच्चा, तुम तो हुई इनक्रेडिबल। तुमने जो सीखा था उसे अच्छे से अप्लाई भी किया। तुमने बिल्कुल सही सिक्के काउंट किए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने आज जो सीखा उसमें मास्टर हो गई हो। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। देखना, तुम इस पूरे गांव में सबसे अच्छी कैलकुलेशन करने लगोगी। हम जैसे ही पूरी 9 की टेबल याद कर लेंगे ना, तुम बड़े से बड़ा कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से सीख जाओगी। और तुम तो एक बहुत अच्छी लर्नर हो, तुम हर चीज बहुत जल्दी सीखती हो। प्रेम ने मुस्कुराकर रिया के बालों पर हाथ फेरा, फिर उसके हाथों से सिक्के लेते हुए सोचा, ये छोटी सी लड़की सच में इनक्रेडिबल है।
बहुत स्मार्ट है। थैंक यू पापा, मैं कल से और अच्छे से पढ़ूंगी और पूरी 9 की टेबल अच्छे से याद कर लूंगी और पूरे रेस्टोरेंट का लोड आप पर अकेले ना पड़े। रिया ने खुशी से सर हिलाया। 9 का टेबल बिल्कुल भी टफ नहीं है। 3 into 6 बस मैं हर बार यहीं आकर भूल जाती हूं। मुझे ये अच्छे से सीखना पड़ेगा और जल्दी से याद करना पड़ेगा। अब मैं ये कल ही सीखूंगी। रिया ने मन में 9 की टेबल को रिवाइज करते हुए सोचा। पापा, अब मुझे भूख लगी है, आप मुझे डिनर के लिए शाही कबाब बनाकर दो ना। रिया ने प्रेम से कहा। प्रेम ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए शाही कबाब बनाता हूं, बस तुम थोड़ा सा वेट करो। मैं अभी किचन में गया और अब भी वापस आया। उसने पैसे काउंटर के ड्रॉर में रखे, लॉक किया और किचन की तरफ चला गया। रिया श्रुति के सामने जेंटली बैठ गई और उसे ग्रेसफुली खाते हुए देखने लगी। वो उसी की तरह नकल करने लगी और जैसे श्रुति बैठी थी वैसे ही पैर पर पैर डालकर बैठ गई। श्रुति अपने डिलीशियस कबाब में इतना खोई हुई थी कि उसने रिया को अपनी आखिरी बाइट लेने तक नोटिस भी नहीं किया। वो मुस्कुराई जब उसने देखा कि ये छोटी सी बच्ची उसके सामने उसी की नकल करके बैठी है। दीदी, आप खाते हुए बहुत प्यारे लगते हो। रिया ने श्रुति को खाना कंप्लीट करते हुए देखकर कहा। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तुम भी ये कर सकती हो और तुम तो बहुत ही टैलेंटेड बच्ची हो। श्रुति ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जब श्रुति ने ये वर्ड्स बोले तो उसने खुद के बारे में सोचा। उसने आज तक अपने घर में किसी के लिए भी इतना काइंड बिहेव नहीं किया था, पर अब वो एक छोटी सी बच्ची को एक सीनियर की तरह एनकरेज कर रही थी। वो चाहती थी कि रिया बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड फील ना करे। रिया इतनी प्यारी है कि उसे कोई भी निराश नहीं देख सकता। रिया ने सिर हिलाया और कहा, थैंक यू दीदी। फिर उसने पूछा, दीदी, क्या आपने पेट भर के खाना खाया या आप अभी और भी कबाब ऑर्डर करेंगी? श्रुति ने जवाब दिया, हाँ, मेरा पेट अच्छे से भर गया है और अब मैं और कबाब ऑर्डर नहीं करूंगी। अपनी बॉडी को शेप में रखने के लिए उसने काफी टाइम से इतना नहीं खाया था, पर आज वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने लगातार 2 प्लेट शाही कबाब खा लिए थे। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, फिर भी वो खुद को दूसरी प्लेट मंगाने से रोक नहीं पाई। अच्छा, फिर आपने 2 प्लेट कबाब खाए। 2 into 6 equals to 12, 12 गोल्ड कॉइन्स। अब 12 सोने के सिक्के पे कर दीजिए प्लीज। उसने अपना हाथ श्रुति के सामने बढ़ाया। प्रेम कबाब की एक और प्लेट के साथ चलकर बाहर आया। रिया उस टाइम श्रुति के सामने हाथ ओपन करके खड़ी थी। ये सीन देखकर उसका मन मुस्कुराने का हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रिया को पैसे कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हें 1 प्लैटिनम का सिक्का और 2 गोल्ड कॉइन दूंगी। श्रुति ने 1 प्लैटिनम का सिक्का और 2 सोने के सिक्के अपने पर्स से निकाले और रिया के छोटे छोटे हाथों में रख दिए। श्रुति पैसा देने से पहले एक पल को हेजिटेट हुई। फिर उस डिलीशियस खाने के बारे में सोचकर, जो उसने पहले कभी नहीं खाया था, उसने तुरंत अपने हाथ ढीले कर दिए। ये कबाब डेफिनेटली इतने पैसों के लायक तो है। इनके इंग्रेडिएंट्स कितने रेयर थे। इनका प्राइस इससे भी ज्यादा होना चाहिए वैसे। श्रुति ने अपने मन में सोचा। वो अपनी टेबल से उठी और अपना बो एंड एरो उठाए। उसने प्रेम की तरफ देखा और अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी करके कहा, मुझे लग रहा था जैसे इन कबाब का कोई कनेक्शन लाइफ एनर्जी वाले पानी से। प्रेम ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि इससे आपका क्या मतलब है। मैंने कोई भी लाइफ एनर्जी वाला पानी इसमें नहीं मिलाया। वो सच बता रहा था, इसीलिए वो बहुत काम था। ऐसा लगता है जैसे कोई ऑर्डिनरी बॉनी नहीं है। आई थिंक इसने लाइफ एनर्जी वाला पानी टेस्ट किया होगा। प्रेम ने श्रुति की तरफ देखते हुए सोचा। श्रुति ने प्रेम को कुछ देर के लिए घूरा, लेकिन फिर प्रेम की गहरी आंखों में उसे कोई नर्वसनेस नहीं दिखी। उसने सिर हिलाया और कहा, तो ठीक है प्रेम, और हां, तुम्हारे कबाब बहुत ही डिलीशियस थे। मैं दोबारा आऊंगी। फिर वो मुड़ी और वहां से चली गई। प्रेम ने अपने हाथ की प्लेट नीचे रखी। उसे इस इंसिडेंट से कुछ भी अजीब फील नहीं हुआ। वैसे भी जब से प्रेम ने रेस्टोरेंट खोलने का सोचा था, वो समझ चुका था कि वो एक लो प्रोफाइल नहीं रख पाएगा। इस बात में भले कोई सीक्रेट नहीं था कि ये कबाब के चावल लाइफ एनर्जी वाले पानी में ही उगाए गए हैं, लेकिन वो ये बात इसलिए सीक्रेट रखना चाहता था ताकि सिस्टम के फार्म सेफ रहें। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, चाहे लोग मुझे मार ही क्यों ना डालें।
वैसे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो सिस्टम मुझे कभी प्रोटेक्ट नहीं करेगा, है ना सिस्टम? तुम्हारी सेफ्टी सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो पहले ही एक बार मर चुका हूं, फिर अब किस बात से डरना। प्रेम ने रिया की टेबल पर शाही कबाब रखते हुए सोचा। सिस्टम कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोला, फिर अचानक बोला, तुम्हें अपनी इस नई लाइफ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। सिस्टम, वो क्या है ना कि मैं इतनी बुरी मौत नहीं मरना चाहता। तुम मेरी स्ट्रेंथ बढ़ा क्यों नहीं देते? मेरी स्ट्रेंथ 10 या 20 गुना कर दो, ताकि अगर मैं किसी बड़े राक्षस को अपने हाथों से मारूं तो वो कभी मुझे हार्म करने के बारे में सोचे नहीं, और फिर मैं अपनी कुकिंग पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा, फोकस कर पाऊंगा, और ऐसे में मुझे कुकिंग का बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। प्रेम ने सिस्टम से कहा। सिस्टम थोड़ी देर तक चुप रहा और बोला, सिस्टम के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। तुम्हारी स्ट्रेंथ एक ही केस में बढ़ाई जा सकती है, और वो केस ये है कि तुम अपने मिशंस जल्दी से जल्दी पूरे करो। मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूं कि तुम्हें अपनी बेटी के साथ मिलकर रेस्टोरेंट का सिक्योरिटी लेवल बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। रिया के साथ? उसने रिया की तरफ ध्यान से देखा। रिया प्लैटिनम का सिक्का खाने की कोशिश कर रही थी। प्रेम ने सिस्टम से कहा, तुम्हारी बात मुझे थोड़ी थोड़ी समझ तो आ रही है। तुम शायद सुबह वाले फायरबॉल मैजिक के बारे में बात कर रहे हो ना? पापा, देखो प्लैटिनम का सिक्का। आपने सुबह मुझसे कहा था ना कि 10 सोने के सिक्के मींस एक प्लैटिनम का सिक्का। मतलब मैंने काउंट करने में कोई गलती नहीं की, है ना? रिया ने प्रेम की तरफ देखकर पूछा। प्लैटिनम के सिक्के पर उसके दांतों के मार्क्स दिख रहे थे। नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम ने फायरबॉल वाली बात अभी अपने दिमाग से निकाल दी और प्लैटिनम का सिक्का अपने हाथ में ले लिया। प्लैटिनम का सिक्का दिखने में बिल्कुल सोने के सिक्के के बराबर ही था, बस इसमें बीच में अलग टाइप का साइन बना हुआ था। प्लैटिनम का सिक्का सोने के सिक्के से थोड़ा वेट में ज्यादा था, और वो इस राज्य की सबसे बड़ी करेंसी थी। ठीक है, तो अब मैं खाना शुरू करती हूं। रिया ने एक फोक उठाया और फिर खाना शुरू किया। वो बहुत खुश होकर नाचते हुए अपना खाना खा रही थी। प्रेम ने सिक्के काउंटर के पास वाले ड्रॉर में रख दिए। उसने बहुत देर तक वेट किया, पर जब कोई कस्टमर नहीं आया तो वो अपने लिए डिनर बनाने किचन में चला गया। एक प्लेट शाही कबाब खाने के बाद प्रेम को फील हुआ जैसे उसकी सारी थकान अचानक से डिसअपियर हो गई हो। जब रिया ने प्रेम के दिए शाही कबाब आधे खत्म कर लिए तो उसने अपनी प्लेट नीचे रख दी और प्रेम की तरफ देखकर बोली, पापा, मुझे फिर से अपने अंदर थोड़ा गरम गरम लग रहा है। फिर से? प्रेम को पहले थोड़ी चिंता हुई, लेकिन जब उसे याद आया कि सुबह क्या हुआ था तो उसने तुरंत कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना सुबह वाला वो फायरबॉल वाला मैजिक है ना, उसे याद करने की कोशिश करो और अपने अंदर से आग निकालकर अपनी सारी गर्मी बाहर कर दो। बाहर निकाल दूं? रिया ने बहुत केयरफुली प्रेम की बात का जवाब दिया। फिर उसने अपने हाथ ऊपर किए और उसके हाथों में ब्लूइश वॉयलेट फायरबॉल अचानक से जलने लगी। हवा का मॉइस्चर अचानक से गायब होने लगा, जैसे रिया ने पूरी हवा को ही जला दिया हो। रिया के सामने बैठा हुआ प्रेम अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे हो गया। उसने देखा कि रिया के हाथ की फायरबॉल धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। उसे यह देखकर बहुत ही सरप्राइज फील हुआ और सडनली उसे सिस्टम की कही बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी। चैप्टर 28 टाइटल ओपनिंग आवर्स। रिया ने सुबह से बस 3 प्लेट शाही कबाब ही खाए थे, लेकिन सुबह के कंपैरिजन में उसके फायरबॉल का टेम्परेचर अब और भी टेरिफाइंग था। रिया का इंप्रूवमेंट वाकई कमाल का था। अगर बस खाना खाने से रिया के स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके पापा एक शेफ थे और उसे बस डेली उनका बनाया फूड खाना था। फिर वो धीरे धीरे अपने स्किल्स और भी अच्छे कर सकती थी। रिया को इस बात की बहुत खुशी थी कि उसे कम से कम मेहनत करके अपने मैजिक को सुधारने का मौका मिल रहा था। पापा, क्या आप भी आग से खेलना चाहोगे? रिया ने प्रेम से स्माइल करते हुए पूछा। वो अपने हाथों में फ्लेम्स को डांस करते देख रही थी और उसने पापा से ऐसे पूछा जैसे बाकी बच्चे खिलौने से खेलने के लिए पूछते हैं। प्रेम ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गर्म है। और एक बात हमेशा याद रखना, अपनी पावर का यूज हमेशा बुरे लोगों के ऊपर ही करना है और कहीं भी नहीं।
ये बहुत ही डेंजरस है, कोई खेलने का खिलौना नहीं है, और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे बहुत नुकसान हो सकता है, हमारा पूरा रेस्टोरेंट भी जल सकता है। इसलिए जब भी तुम फायरबॉल का यूज करोगी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखकर करना, ठीक है? बुरे लोग। रिया को थोड़ी देर तक कुछ समझ नहीं आया। अगर कोई अपने खाए हुए फूड का बिल नहीं पे करेगा तो वो बुरे लोगों में काउंट होगा ना, है ना? और उस पर ही मुझे अपना ये फायरबॉल वाला मैजिक यूज करना है। प्रेम ने जवाब दिया, हाँ, इसे कहते हैं डाइन एंड डैश, यही बुरे लोग हैं। प्रेम को अपनी पिछली लाइफ में ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो खाना खाने के बाद बिना पैसे दिए गायब हो जाएं। अब उसे ऐसे लोगों से और भी नफरत हो गई थी, क्योंकि वो भी एक रेस्टोरेंट का ओनर था। उसे अभी पैसों की वैल्यू समझ आ गई थी, क्योंकि पैसे कमाकर ही वो अपना मिशन पूरा कर पाएगा। उसे पता था कि अगर कोई कस्टमर बिना पैसे दिए चला जाता है तो उसे कितना लॉस उठाना होगा। उसके पास वैसे भी बहुत लिमिटेड पैसे बचे हैं। रिया ने हां में सिर हिलाया। ठीक है पापा, मैंने अच्छे से याद कर लिया है। अगर कोई पे नहीं करेगा तो मैं उसे अपनी फायरबॉल से आग लगा दूंगी। मैं किसी को भी बिना पैसे दिए नहीं जाने दूंगी। मैं अपने मैजिक का यूज बुरे लोगों के लिए ही करूंगी। ठीक है, तो फिर रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। ऐसे कस्टमर्स भी बहुत आएंगे जो बिना पैसे दिए जाने का ट्राई करेंगे। अगर तुम्हारे फायरबॉल मैजिक से वो डर जाते हैं तो तुम वाकई रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगी, और इसमें मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। प्रेम ने रिया से कहा, सिस्टम के सामने बस पैसों की बात ना हो तो सिस्टम बहुत रिलायबल है। पैसों के मामले में सिस्टम कोई कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं। हाँ, लेकिन एडवाइस बहुत कमाल के देता है, और वो भी पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं अपने मिशन को अच्छे से पूरा करूं। प्रेम ने टेबल से प्लेट उठाकर किचन की तरफ जाते हुए सोचा। रेस्टोरेंट के बाहर चौराहे पर एक पेड़ के नीचे श्रुति अभी भी खड़ी थी। वो शानदार चमचमाता रेस्टोरेंट देख रही थी। क्या मुझे इस गांव में अपने कांटेक्ट से इसकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए, या ये बात मुझे अपने तक ही रखनी चाहिए? आखिरकार मुझे पूरा यकीन है कि इस रेस्टोरेंट के ओनर ने लाइफ एनर्जी वाले राइस ही यूज किए हैं, और ये चावल यूज करना उसके लिए कंप्लीटली इलीगल है। श्रुति ने रेस्टोरेंट की तरफ देखते हुए सोचा, लेकिन इस रेस्टोरेंट के शाही कबाब वाकई कमाल के हैं। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं दिन में कम से कम 3 बार ये खाने आती, लेकिन अभी मैं दिन में बस 1 बार ही खा सकती हूं। श्रुति अपने आप में बहुत स्ट्रगल करते हुए सोच रही थी। वो अभी भी अपने मुंह के अंदर शाही कबाब के इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट फील कर पा रही थी। इतना अच्छा स्मोकी फ्लेवर उसने पहले कभी टेस्ट नहीं किया। जो भी हो, मैं तो अभी घर से भागी हुई हूं, और ये सब सोचना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे और भी चीजें देखनी है। श्रुति ने अपने हाथ कुछ ऐसे घुमाए जैसे वो सारी टेंशन घुमाकर फेंक रही हो। फिर उसने अपना धनुष अपनी पीठ पर टांग लिया। शायद इस रेस्टोरेंट के ओनर को उसकी चीजों की इतनी केयर नहीं है, वरना 6 सोने के सिक्कों के लिए शाही कबाब में लाइफ एनर्जी वाला पानी यूज करना, ये तो बेवकूफी है। वो चाहे तो उस पानी को नॉर्मल पानी में मिलाकर बहुत बार यूज कर सकता है, लेकिन फिर भी इतनी रेयर चीज को इतने चीप रेट्स में बेचना मुझे तो सही नहीं लगता। इसकी प्राइस तो डबल होनी चाहिए थी। श्रुति लगातार रेस्टोरेंट के बारे में ही सोच रही थी। मारिया रेस्टोरेंट, कितने इंटरेस्टिंग है ये बाप और बेटी। श्रुति ने आखिरी बार रेस्टोरेंट को देखा और चौराहे के एग्जिट की तरफ चलने लगी। प्रेम ने डिश वॉशर की हेल्प से सारी प्लेट्स धो ली और काउंटर के पास चेयर रखकर रिया के साथ कस्टमर्स का वेट करने लगा। शाम होते होते और भी कस्टमर्स आए, लेकिन मेन्यू देखने के बाद उन्हें लगा कि शाही कबाब बहुत महंगे हैं और अपना सर पीटते हुए बाहर चले गए। प्रेम का बहुत मन था कि वो उन सभी लोगों को इंग्रेडिएंट्स का ओरिजिन बताकर रोक ले। वो उन सबको बताना चाहता था कि इन शाही कबाब से अच्छी डील उन्हें कहीं और नहीं मिलेगी। वो उन सभी को शाही कबाब का रियल बेनिफिट बताना चाहता था। हालांकि कुकिंग के बादशाह का कैंडिडेट होने के कारण उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया और सोचा कि ये उसके प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ है। उसे किसी को भी इंग्रेडिएंट्स का ओरिजिन नहीं बताना है, वरना उसका रेस्टोरेंट खतरे में आ सकता है। अगर बोनो को इसके बारे में पता चला तो शायद वो प्रेम को मार डाले। उसने भले ही आज तक बस 2 कस्टमर्स को ही फूड सर्व किए हों, लेकिन उसने 8 प्लेट शाही कबाब बेचे थे और पहले दिन के हिसाब से 8 प्लेट शाही कबाब इनफ थे। करीब 8 बजे जब उसने अपने 8th कस्टमर को शाही कबाब के प्राइस हाई होने के कारण बाहर जाते देखा तो उसने दरवाजे पर जाकर ओपन साइन को क्लोज की तरफ घुमा दिया और बाहर की लाइट्स ऑफ कर दी। तो इस तरह उसने आज का अपना रेस्टोरेंट के ओनर होने का पहला दिन खत्म किया।
पापा, आज हम और रेनबो शाही कबाब नहीं बेचेंगे? रिया ने अपने हाथ में फायर बॉल बनाते हुए कहा। प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया और बोला, हाँ, आज के दिन का काम यहीं पे खत्म करते हैं। प्रेम ने अपनी आज की सारी अर्निंग्स बाहर निकाली और उसे गिनने लगा। कुल मिलाकर उसके पास 20 सोने के सिक्के, 1 प्लैटिनम का सिक्का और 12 कॉपर के सिक्के थे। उसके पास कुछ और सिक्के भी होते, लेकिन इंग्रेडिएंट्स के कॉस्ट के तौर पर सिस्टम ने 18 सोने के सिक्के पहले ही चार्ज कर लिए थे। यह बस उसका पहला ही दिन था। एक रात पहले उसकी जेब में बस 2 कॉपर के सिक्के ही थे, जो उसने रिया को जलेबियां खाने के लिए दिए थे। इतने सारे सोने के सिक्के! रिया ने अपनी शाइनी आंखों से टेबल पर रखे सोने के सिक्कों को देखते हुए कहा, पापा, क्या आप मुझे एक अगली डकलिंग खरीद कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं। हम कल सुबह से चौराहे पर घूमने निकलेंगे। अगर कोई अगली डकलिंग दिख गई तो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। प्रेम ने स्माइल करते हुए रिया के बालों पर हाथ फेरा। फिर प्रेम सोचने लगा, रिया को भुना गोश्त बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे कल बाहर निकलकर अपना लक फ्राई करना ही पड़ेगा, और अगर मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी निराश नहीं देख सकता। वैसे भी उसकी डिमांड्स ज्यादा बड़ी कहां होती है। प्रेम को दिन भर काम करने के बाद भी बहुत एग्जॉस्टेड फील नहीं हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिस्टम इंग्रेडिएंट्स पहले से ही तैयार करके देता था और शुरुआत का सारा काम बच जाता था। प्रेम को प्लेट्स भी खुद नहीं धोनी पड़ती थी और 3 प्लेट शाही कबाब खाने के कारण उसकी सारी थकान गायब हो चुकी थी। वो और भी फ्रेश फील कर रहा था। प्रेम ने देखा कि अब रिया को नींद आने लगी है, तो उसने उसे 9 का टेबल दोहराने को कह दिया, जो उसने आज दोपहर में ही सीखी थी। उसे 3x6 के पहले के सभी टर्म्स अच्छे से याद थे, लेकिन यहां आकर वो हमेशा अटक जाती थी। चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, कितना ही क्यों ना सोच ले, उसे यहां आकर रुकना ही पड़ता था। इस बात से उसे बहुत डिप्रेस फील हो रहा था। प्रेम ने उसे एनकरेज करने के लिए स्माइल की और बोला, कोई बात नहीं, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। तुमने आज जो भी सीखा वो अप्लाई करने आने लगा है तुम्हें, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम कल 3x6 से दोबारा शुरू करेंगे। आई एम श्योर कि तुम्हें बाकी की टेबल भी जल्दी याद हो जाएगी। मैं कल पूरी कोशिश करूंगी पापा। मैं कैसे भी करके 9 का टेबल पूरा याद करके दिखाऊंगी, रिया ने प्रेम से कहा। अब प्रेम को रेस्टोरेंट के बारे में कुछ प्लान्स करने थे। वो दिन रात रेस्टोरेंट नहीं चलाना चाहता था। उसने एक टाइम डिसाइड किया और ओपनिंग आवर्स सोचे। इससे उसे पूरे दिन रेस्टोरेंट में नहीं रहना पड़ेगा और उसके कस्टमर्स को पता होगा कि रेस्टोरेंट कब खुलता है और कब बंद होता है। इससे प्रेम की बहुत मेहनत बच जाएगी। सो ब्रेकफास्ट मॉर्निंग 7:30 से लेकर के 9 बजे तक, और लंच दोपहर 11:30 से 1:30 तक, और डिनर शाम 5 से 9 तक। बाकी टाइम मैं फ्री रहूंगा और 7 में से एक दिन फुल आराम करूंगा। प्रेम ने टाइम टेबल बनाते हुए सोचा, ये बिल्कुल सही है। प्रेम ने अपने रेस्टोरेंट के ओपनिंग आवर्स देखते हुए अपने मन में कहा, क्या तुम बाहर साइन बोर्ड पर ये ओपनिंग आवर्स लिखने में मेरी कोई मदद कर सकते हो? मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको ओपनिंग आवर्स के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए और उन्हें थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फूड बेच सकें। सिस्टम ने जवाब दिया, सुनो, इस रेस्टोरेंट का ओनर होना मेरी एक जॉब है और मैं इसे अपनी पूरी लाइफ नहीं दे सकता ना। मैं अपनी जॉब के जितना ही अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना चाहता हूं। प्रेम ने बिल्कुल काम होकर कहा, ये बताओ तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं? अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं खुद ही बाहर जाकर के साइन बोर्ड में ये पेपर लगा दूंगा। थोड़ी देर के बाद सिस्टम ने जवाब दिया, साइन बोर्ड पर ओपनिंग आवर्स ऐड कर दिए गए हैं। रिया, चलो अब ऊपर चलकर सोते हैं। प्रेम ने सारे सिक्के ड्रॉर में डाल दिए। जब से सिस्टम ने अपने चार्जेस खुद काटना शुरू किया, तब से प्रेम को इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि वो जो भी यूज करेगा उन सभी का पैसा सिस्टम खुद काट लेगा। इससे उसे हिसाब रखने में काफी मदद मिलेगी। प्रेम ने रिया को सोने से पहले ब्रश करना और मुंह धोना सिखा दिया था और बाथरूम की हर चीज अच्छे से समझा दी थी। जब रिया ने यह सब कर लिया, उसके बाद प्रेम ने उसे गोद में उठाया और उसे उसके बेड पर लिटा दिया। रिया को बहुत नींद आ रही थी। उसने जब अपना सॉफ्ट बेड फील किया तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। गुड नाइट मेरा बच्चा, प्रेम ने स्माइल करते हुए
रिया के बालों में हाथ फेरा। पापा, आप मुझे अगली डकलिंग दिलाना मत भूलना, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है। रिया ने प्रेम से आधी नींद में कहा। उसके हाथ से प्रेम की उंगली अब छूट गई थी। प्रेम ने जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं नहीं भूलूंगा, हम कल ही खरीद लेंगे। पापा, आप याद रखो, आप बेस्ट हो, सबसे बेस्ट। रिया उठकर बैठी, प्रेम का चेहरा पकड़ा और उसके गालों पर एक गुड नाइट किस दी। फिर वो वापस लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सोने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो नींद में बड़बड़ करती रही, अगली डकलिंग, भुना गोश्त। चैप्टर 29, टाइटल फ्री पब्लिसिटी। प्रेम सुबह 6 बजे ही जाग चुका था। बिना वीडियो गेम्स और मूवीज के वो रात बहुत लंबी थी, लेकिन वो और भी अच्छे से सोया। उसे अपनी पुरानी लाइफ में अमीरी की बहुत आदत थी और उसके घर में हर एक चीज अवेलेबल थी। उसे किसी भी टाइप के एंटरटेनमेंट की जरूरत होती थी तो वो उसे खरीद लेता था। लेकिन इस दुनिया में उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। अपनी पिछली लाइफ में प्रेम हमेशा टीवी पर मूवीज देखकर या वीडियो गेम्स खेलकर ही सोता था। सिस्टम, क्या तुम टीवी बेचते हो और कंप्यूटर्स भी? क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन भी मिल जाएंगे? तुम वीडियो गेम्स रखते हो क्या? अच्छा, तुम्हारे पास वाईफाई मिलेगा? प्रेम ने ब्रश करते हुए सिस्टम से पूछा। मुझे आप थोड़ा सीरियसली लें, मैं किचन के आइटम्स के अलावा और कुछ भी नहीं बेचता और फ्री में वाईफाई नहीं देता। आप मुझसे ऐसी अजीब अजीब डिमांड्स मत किया करें। मैं यहाँ आपको कुकिंग का बादशाह बनाने के लिए अवेलेबल हूँ। आपकी फालतू विश के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सिस्टम ने झड़कने के अंदाज में कहा। क्यों गुस्सा कर रहे हो? डोंट वरी, मैं खरीदना भी चाहूं तो भी मेरे पास उतने पैसे हैं ही नहीं, तुम जानते हो। प्रेम ने मुंह धोते हुए सिस्टम से कहा। अगर प्रेम के पास पैसे होते तो सिस्टम के रिएक्शन के बेसिस पर वो चीजें बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि सिस्टम को बस अपने पैसों से मतलब है। कि सिस्टम में ना बस फालतू के बहाने देता है और पैसे देखते उसके पास सब मिल जाता है, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। प्रेम ने रिया की ड्रेस उठाई जो उसने कल धोई थी और बेड के किनारे पर सुखाने के लिए डाली थी। वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि रिया अपने स्लीप वेयर्स में बाहर जाए। प्रेम सीढ़ियों से उतरा और दरवाजा खोला। ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स साइन बोर्ड के आगे पीछे दिखने लगे थे। साइन बोर्ड के ऊपर एक स्क्रीन आ चुकी थी जिसमें रेस्टोरेंट के वर्किंग डेज और डे ऑफ के बारे में लिखा था। यह सब अपने आप चेंज हो रहा था, जैसे प्रेम ने अपनी दुनिया की डिजिटल टेक्नोलॉजी में देखा था। यह सब बहुत ही यूजर फ्रेंडली था। इस दुनिया में भी 24 आवर क्लॉक ही यूज होता है और टाइम नोशन भी लगभग वैसा ही था जैसा पृथ्वी पर है। यहां जितने भी घड़ी बनाने वाले थे उनके एफर्ट्स की वाकई तारीफ करने लायक है। उन्होंने बहुत अच्छे से मैकेनिकल वॉचेस बनाने में मास्टरी हासिल कर ली थी। सबसे ज्यादा एडवांस वॉचेस क्रिस्टल स्टोन से चलती हैं। उसे सिर्फ अमीर और बड़े लोग ही पहनते थे क्योंकि इनकी प्राइस बहुत हाई थी। एटलीस्ट प्रेम को इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं थी कि यहां के लोग टाइम नहीं जानते। यहां अब घड़ियां बहुत कॉमन हो गई थी और ऑलमोस्ट सभी इनका इस्तेमाल करते थे। रेस्टोरेंट के ओपन होने में अभी टाइम था, इसलिए प्रेम रेस्टोरेंट के पास वाले चौराहे पर जॉगिंग के लिए निकल गया। उसकी बॉडी बहुत वीक थी, इसलिए जरा सी दौड़ लगाने पर ही उसकी सांस फूलने लग गई थी। फिर भी उसने 20 मिनट के आसपास दौड़ लगाई। प्रेम धीरे धीरे खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को थोड़ा और पावरफुल बनाना चाहता था, जिसके लिए वो बस सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था। जब प्रेम जॉगिंग करता जा रहा था तब वरुण अपनी दुकान खोल रहा था। प्रेम, तुम इतनी सुबह सुबह यहां क्या कर रहे हो? वरुण ने प्रेम को वहां देखकर पूछा। बस दादाजी, थोड़ी सी वर्कआउट कर रहा हूं। आपने दुकान जल्दी खोल ली आज? प्रेम ने मुस्कुराकर वरुण को जवाब दिया। वरुण की शॉप और प्रेम का रेस्टोरेंट बस थोड़ी सी ही दूरी पर है। वो पहले उसकी हैमरिंग की आवाज सुन सकता था, पर अब जब उनके पास एक बहुत अच्छा घर था जो कि साउंड प्रूफ था, तो अब उसे बाहर का शोर नहीं सुनाई देता। वरुण ने प्रेम से कहा, हां, मैं बस काम करने से पहले 2 प्लेट कबाब खाने तुम्हारे रेस्टोरेंट आने वाला था। वरुण को कल 2 बार कबाब खाने के बाद प्रेम के कबाब से प्यार हो गया था। वरुण आज जब सुबह उठा तो रिफ्रेश और कंफर्टेबल फील कर रहा था
और बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था। दादाजी, रेस्टोरेंट सुबह 7:30 बजे खुलता है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर जो बोर्ड पे लिखा है। तो अभी रेस्टोरेंट खुलने में थोड़ा सा टाइम है और मैं भी जाकर हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाता हूं। प्रेम ने मुस्कुराते हुए वरुण से कहा। अच्छा, तो फिर मैं यहीं रहता हूं। वरुण वहीं रुक गया। नॉर्मली रेस्टोरेंट तब खुल जाते हैं जब कोई कस्टमर आता है, पर प्रेम ने अपने रेस्टोरेंट खोलने का टाइम खुद ही तय किया है। दूसरी तरफ वरुण को प्रेम का खुद ही रूल्स बनाना और टेम्पर रखना काफी नॉर्मल लगा, क्योंकि प्रेम इतने डिलीशियस और मैजिकल कबाब बनाता है और वैसे कबाब यहां कोई और नहीं बना सकता। उसके कबाब से अच्छी चीज इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। प्रेम अपने रेस्टोरेंट वापस चला गया। वो ऊपर गया और हाथ मुंह धोए। रिया ने जस्ट उठकर अपने कपड़े ही बदले थे। उसने अपनी बाहें फैलाई और आधी खुली आंखों से अपने पापा के पास गई। पापा, मुझे जल्दी से हग करो, उसने बहुत प्यार से प्रेम से कहा। ठीक है, तो फिर मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया को थोड़ी देर तक गोद में घुमा लेता हूं, फिर तुम भी अपने हाथ मुंह धो लेना। हमें अपना रेस्टोरेंट भी तो ओपन करना है ना। चलो चलो चलो। रिया ने हां में सिर हिलाया। ठीक है पापा। उसने बस कुछ देर प्रेम को गले लगाया और फिर उससे अलग हो गई। फिर वो बाथरूम गई और अपने टोज पर खड़े होकर टूथपेस्ट और ब्रश करने लगी। वो प्रेम की तरफ मुड़ी और बोली, मेरी चिंता मत करो पापा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, वरुण दादाजी से भी बड़ी। मुझसे भी सारे काम हो जाते हैं। प्रेम ने हंसकर सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, दिखने लग गया है तुम बड़ी हो गई हो। वहां ऐसा दिखाने लगा जैसे वो वहां से जाने वाला हो। फिर उसने दरवाजे से झांक कर देखा। छोटी बच्ची अच्छे से ब्रश कर रही थी। फिर वो बिना चिंता किए चला गया। अभी सिर्फ 7:30 ही बजा था। प्रेम रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलने गया। वरुण बाहर साइन बोर्ड पर ओपनिंग आवर्स देखकर इंतजार कर रहा था। दादाजी, रेस्टोरेंट खुल चुका है, आ जाइए आप अंदर। प्रेम ने मुस्कुराकर बहुत ही जेंटल वे में कहा। थैंक यू। प्रेम, 2 प्लेट शाही कबाब ला दो प्लीज। अब मैं और वेट नहीं कर सकता भाई, तुम्हारे शाही कबाब इतने अच्छे हैं। सुबह से बड़ी मुश्किल से टाइम निकला है मेरा। वरुण ने अंदर आते हुए हंसकर कहा। वरुण बस आकर बैठा ही था जब तक रिया नीचे उतर कर आई। गुड मॉर्निंग वरुण दादाजी, रिया ने वरुण को देखकर कहा। फिर उसने अपने बाल पकड़े और प्रेम की तरफ देखकर बोली, पापा, क्या मैं अपने बाल थोड़ा ऊपर को बांध लूं? ये थोड़े बड़े हो गए हैं और मुझे मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बार बार नीचे लटकते हैं तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। प्रेम ने रिया के हाथों में एक छोटी सी पर्पल रबर बैंड देखी। उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। उसने ये काम पहले कभी नहीं किया था। उसे ये करने के लिए थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत थी। रुको थोड़ा सा, मैं वरुण दादाजी के लिए ब्रेकफास्ट बना दूं, उसके बाद बांधता हूं तुम्हारे बाल, रिया ने कहा। ठीक है पापा। रिया हेयर बैंड साइड में रखकर चुपचाप बैठ गई। प्रेम ने बहुत जल्दी से एक प्लेट कबाब बनाए और फिर दूसरी प्लेट बनाने लगा। दोनों प्लेट शाही कबाब वरुण के सामने रखकर अब प्रेम रिया के लिए कबाब बनाने वापस किचन में गया। जब वो रिया की कबाब की प्लेट लेकर बाहर निकला तब तक वरुण खा चुका था। 2 प्लेट कबाब ना दादाजी, 12 सोने के सिक्के, आप अपना बिल पे कर दीजिए प्लीज, रिया ने प्यार से बोला और वरुण के साइड में खड़े होकर अपने छोटे छोटे हाथों को आगे बढ़ाया। ये लो 12 सोने के सिक्के, इन्हें गिन लो छोटी ओनर। वरुण ने स्माइल करते हुए रिया के हाथ में सिक्के रखे। वरुण रिया को बड़ों जैसे बिहेव करता देखकर बहुत खुश हो गया था। जैसे प्यार से रिया पैसे लेती थी, उसके आगे सब कुछ फीका लगता था। वो टेबल से एक प्यारी सी स्माइल के साथ उठा और प्रेम से बोला, आज के कबाब भी बहुत अच्छे थे प्रेम। तुमने ये रेस्टोरेंट अभी अभी खोला है और यहाँ कम लोग ही आते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होता होगा ना। यहाँ के लोगों को अभी तुम्हारे कबाब के टेस्ट के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है और यहाँ के लोग कुछ खाना जानते भी नहीं है। प्रेम ने जवाब दिया, हाँ अभी तो ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते, पर मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। एक से एक अच्छी चीज बेचने वाले भी बुरे रिस्पॉन्स से डरते हैं, इसलिए ये सब मेरे हाथ पे तो है नहीं। ये तो कस्टमर्स की चॉइस है कि उसे क्या पसंद आता और क्या नहीं। वो जब चाहे तभी बस उसे कुछ डिलीवर किया जा सकता है, और एक रेस्टोरेंट का ओनर होने के नाते मैं इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। अब मैं किसी को पकड़कर अपने रेस्टोरेंट में तो नहीं ला सकता दादाजी। और वैसे भी मेरे कबाब के रेट्स देखकर कल कुछ कस्टमर्स अपना सर पीटते हुए चले गए थे बाहर। अच्छा,
तो फिर मैं चलता हूं अभी, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं दोपहर में तुम्हारे लिए अपने साथ 2 कस्टमर्स जरूर लाऊंगा। वो प्राइस की चिंता नहीं करते। वरुण ने हंसकर जवाब दिया। उसने रिया को देखा जो पैसे ध्यान से गिन रही थी। थैंक यू दादाजी। प्रेम ने मुस्कुराते हुए वरुण से कहा, यह कस्टमर्स बढ़ाने का खराब तरीका नहीं था। अगर इसी तरह लोग उसके रेस्टोरेंट की माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते रहे तो उसका रेस्टोरेंट बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा और फिर उसे अपना मिशन पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। माय प्लेजर कहते हुए वरुण वहां से बाहर निकला। जब रिया खा रही थी तब प्रेम ने अपने लिए भी 1 प्लेट कबाब बनाए और 1 प्लेट कबाब खाने के बाद प्रेम की सारी थकान और भूख दोनों मिट गई। उसे जॉगिंग के बाद थोड़ी थोड़ी थकान होने लगी थी, लेकिन अब वो बहुत रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक फील कर रहा था। अभी उसे रेस्टोरेंट के बाहर एक भी कस्टमर नहीं दिख रहा था। तभी प्रेम ने रिया की आंखों में देखा, जो हेयर बैंड लिए कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। प्रेम उसे और वेट नहीं करवा सकता था। उसने बैंड हाथ में लिया और थोड़ा सहम कर बोला, रिया, मुझे बाल बांधने आते नहीं, मैं इस काम में थोड़ा सा वीक हूं। मैं जानती हूं पापा, आप ये कर लेंगे। रिया प्रेम की तरफ मुड़कर उसे एनकरेज करते हुए बोली। रिया ने एक छोटा सा मिरर ढूंढा और खुद को उसमें अच्छे से देखा और सोचा, पहले तो सौम्या मैम मेरे बाल बांध देती थी, मेरे पापा ने कभी मेरे बाल नहीं बांधे, लेकिन अब तो सौम्या मैम नहीं है तो शायद पापा को ही बाल बांधने पड़ेंगे। प्रेम थोड़ा नर्वस था और सोच रहा था, ठीक है, तो मतलब अब मुझे बाल बांधना भी सीखने पड़ेंगे। उसने रिया के सारे बाल समेटे और सोचने लगा कि लड़कियां बाल कैसे बनाती हैं। पोनीटेल सबसे इजी रहेगी या फिर थोड़ा सा सिर के ऊपर ऐसे पफ टाइप का बना लूं, वैसे चोटी भी इतनी खराब नहीं लगेगी। 10 मिनट के बाद रिया ने मिरर नीचे रखा और प्रेम की तरफ मुड़कर देखा। प्रेम रिया के बालों से एक बन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे बालों को बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी। रिया ने थोड़ा निराश होकर कहा, पापा आप टेंशन मत लो, मैं बाल ऐसे ही खुले रख लेती हूं। चैप्टर 30 रिया और काले कौवे की लड़ाई। एक छोटी लड़की के बाल बांधने के लिए बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होती है। प्रेम ने रिया के बालों को देखा जो उसने बहुत उलझा लिए थे। इन्हें खुला ही रहने दो, ये वैसे भी खुले अच्छे लगेंगे, प्रेम ने धीरे से कहा। लेकिन पापा, सौम्या मैम बहुत अच्छे से चोटी बना लेती थी, आपसे ऐसा क्यों नहीं बन रहा है? रिया ने प्रेम को देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। बेहतर होगा कि हम जाने के लिए तैयार हो जाएं। चल करके देखते हैं कि हमें रिया के लिए अगली डकलिंग मिलती है या नहीं, प्रेम ने खांसते हुए कहा और रिया का अटेंशन बालों से डाइवर्ट करने की कोशिश की। अगली डकलिंग? हाँ, मुझे अगली डकलिंग चाहिए, चलो पापा चलते हैं, रिया ने बहुत जल्दी जल्दी बोला। जैसा प्रेम ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। रिया ने तुरंत ही अपने बालों की चिंता छोड़ दी और अब वो अपना अगली डकलिंग खरीदने के लिए तैयार हो गई। प्रेम ने रिया के बालों को कॉम्ब किया। प्रेम को लगा कि कुछ लोग उसके रेस्टोरेंट की तरफ झांक रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रेस्टोरेंट के बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे कुछ आंखों का धोखा हो गया था। अभी ओपनिंग आवर्स खत्म नहीं हुए थे, इसलिए उसे और रिया को थोड़ा और वेट करना पड़ा था। और इस खाली समय में उसने रिया को 9 की टेबल के कुछ और टर्म सिखाने में मदद की। वैसे रिया, मुझे नहीं लगता कि हमें अगली डकलिंग मिलेगी। अगर हमें आज नहीं मिलती है तो हम अपना लक दोबारा फिर कभी ट्राई करेंगे, ठीक है ना? तुम डिसअपॉइंटेड मत होना बस। प्रेम ने दरवाजा लॉक करते हुए रिया से कहा। वो उसे एडवांस में ही प्रिपेयर करने का ट्राई कर रहा था ताकि अगली डकलिंग के ना मिलने पर वो निराश ना हो जाए। रिया ने अच्छे बच्चों जैसा अपना सिर हिलाया और पापा की बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं जानती हूं कि अगली डकलिंग मिलना हमारे लिए लक की बात है। अगर हमें आज नहीं मिला तो हम दोबारा से ढूंढेंगे। रिया आज बहुत खुश थी क्योंकि वो और उसके पापा आज अगली डकलिंग लेने जा रहे थे और इस बात को बहुत समय हो गया था जब उसके पापा उसे बाहर लेकर गए थे। वो उनका बड़ा और नरम हाथ फिर से पकड़ना चाहती थी। अब उससे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था।
वो उछलती कूदती अपने पापा के साथ मार्केट में घूमना चाहती थी। तो हम चले मार्केट? प्रेम ने रिया के छोटे छोटे नरम हाथों को पकड़ा। प्रेम भी रिया की प्यारी सी स्माइल देखकर बहुत खुश था। रिया अपने बाल नहीं बांध पाई थी, जिससे वो थोड़ी सी अनहैप्पी फील कर रही थी। प्रेम को यह देखकर थोड़ा सैड फील हो रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और अपने मन ही मन में सिस्टम से पूछा, सिस्टम, तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है क्या जिससे मैं चोटी बनाना सीख सकूं? क्या तुम चोटी बनाने की भी ट्रेनिंग देते हो? वैसे ही जैसे कबाब बनाने के लिए ट्रेनिंग देते हो, कुछ सिखा दो अगर ऐसा हो तो। प्रेम समझ चुका था कि उसे एक पिता के साथ साथ एक मां का काम भी करना है, इसलिए उसने सोच लिया कि उसे चोटी बनाना भी सीखना ही होगा। उसे वो हर चीज सीखनी होगी जो भी रिया की जरूरत में शामिल हो। मैं आपको दोबारा ये वार्निंग देता हूं कि मुझसे ऐसी अजीबोगरीब चीजों की डिमांड ना करें। आप ये चीजें मांगकर मेरी इंसल्ट करते हैं। मैं कुकिंग के अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं सिखाता हूं। आपने मुझे मजाक समझ रखा है। सिस्टम ने थोड़ा गुस्से में आकर बोला। प्रेम ने सिस्टम से कहा, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, 10 सोने के सिक्के कम है लगता है, तो 30 सोने के सिक्कों के बारे में क्या सोचते हो? सिस्टम का फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा सुनो, 100 सोने के सिक्के तो ठीक होंगे ना? ये फाइनल ऑफर है, इसके बारे में सोचना एक बार। प्रेम ने कामली सिस्टम से कहा। बहुत देर तक सिस्टम का कोई जवाब नहीं आया। फिर प्रेम के दिमाग में एक ऐड दिखा। बालों से चोटी बांधना सीखिए सिर्फ 120 सोने के सिक्कों में। हमारे यहां अलग अलग स्टाइल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐड देखने के बाद प्रेम का रिएक्शन, सॉरी, अभी नहीं, अभी मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है। प्रेम ने पछतावे के साथ उस ऐड को देखकर कहा, अब जब मुझे पता है कि सिस्टम मुझे सब कुछ सिखा सकता है, मतलब चोटी बनाना भी, तो बस मुझे अब इतने पैसे जोड़ने की जरूरत है जिन्हें मैं सिस्टम को दे सकूं। और रिया जब मुझे नई नई हेयर स्टाइल बनाते देखेगी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। प्रेम को यह सब सोचकर पहले से अच्छा फील हुआ। कुछ देर तक प्रेम के दिमाग में सन्नाटा छा गया था। प्रेम को सिस्टम की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। सिस्टम वैसे भी बहुत लालची था और उसे बस अपने पैसों से मतलब था, क्योंकि पैसों के लिए सिस्टम कुछ भी बेचने या सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेम के रेस्टोरेंट के सामने जो चौराहा था वो इस गांव के ठीक बीच में था और जियोग्राफिकली भी वो पूरे राज्य के बीच में पड़ता था। यहां पर सारी बिल्डिंग हाफ मून के शेप में बनी हुई थी। रेस्टोरेंट से गांव के दूसरे कोने तक जाने में 2-3 हजार किलोमीटर की जर्नी तय करनी पड़ती थी। हर टाइप की अजीब दुकान इसी चौराहे पर मिल जाती थी। इसलिए जो भी लोग इस गांव में रहते थे वो हमेशा कहते थे, अगर किसी के पास खर्च करने के लिए ढेर सारे पैसे हैं तो पूरे राज्य में घूमने के बजाय वो इस गांव में आकर सारा सामान खरीद सकता है। ये बात बहुत क्लियर थी कि इस चौराहे के लोग और यहां के दुकान वाले बहुत अमीर थे और वो कुछ भी खरीदने और बेचने की हैसियत रखते थे। अभी रिया और उसके पापा ज्यादा दूर तक नहीं चले थे कि रिया अचानक प्रेम के पीछे छुप गई और बोली, पापा, वो ब्लैकबर्ड बहुत अनोइंग है। रिया ने मैजिक पोशन की दुकान के बाहर पिंजरे में बंद 2 पिंजरों की तरफ पॉइंट किया। अच्छा, ऐसी बात है? प्रेम ने रिया की उंगली के डायरेक्शन में सरप्राइज होकर देखा। ये मैजिक पोशन की शॉप उसके रेस्टोरेंट से 5-6 शॉप छोड़कर थी। प्रेम ने महेंद्र प्रताप की यादों में देखा तो उसे याद आया कि इस दुकान का ओनर एक लंबा, पतला और थोड़ा सा बूढ़ो जैसा झुका हुआ मजिशियन है, जिसे बाकी लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बस अपने पिंजरे के बर्ड्स को परेशान करता रहता है और उन्हें अजीब से अजीब वर्ड सिखाता है। उन दोनों में से एक पिंजरे में एक काला कौवा है और दूसरे पिंजरे में एक हरा तोता है जिसकी लाल चोंच है। दोनों बर्ड्स अपने पिंजरे में ऊपर नीचे कूद रहे थे। जैसे ही उन बर्ड्स ने प्रेम और रिया को देखा वो रुक गए। अरे ओ बुरी दिखने वाली छोटी लड़की, तुम फिर से मेरी दुकान के सामने से निकल रही हो। अब मैं तुम्हें अलाउ करता हूं कि तुम मेरे सामने झुको और मुझे 3 बार रेस्पेक्टफुली ग्रीट करो और मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा कि तुम फ्यूचर में थोड़ी अच्छी दिखने लगो। कम से कम एक अच्छी बॉनी जैसी तो दिखने ही लगोगी।
काले कौवे ने रिया की तरफ देखकर अपना सिर ऊंचा करते हुए कहा, तुम ही भद्दे दिखते हो काले कौवे। रिया ने मुट्ठी बांधते हुए गुस्से में कहा। फिर रिया ने दुखी होकर प्रेम की तरफ देखा और बोली, पापा क्या मैं बुरी दिखती हूं? प्रेम ने बहुत कामली स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं बेटा, तुम तो बहुत बेटी हो। कल तुम्हें दीदी ने भी यही कहा था ना, तुम्हें याद नहीं है क्या? फिर प्रेम ने पिंजरे में काले कौवे को उंगली दिखाते हुए बोला, देखो वो स्टूपिड बर्ड है और वो खुद कितना भद्दा दिखता है। इसका कलर भी कितना बुरा है और बॉडी भी देखो कितनी अजीब और गंदी है। इसकी बातों को क्यों इतना सीरियसली लेती हो तुम? प्रेम के चेहरे पर कामनेस थी, लेकिन उसकी आंखों में कौवे को लेकर बहुत गुस्सा भर चुका था। उसने कौवे को देखते हुए सोचा, स्टूपिड कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया को बुरा बोलने की? मैं यहां उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम उसका मोरल डाउन कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे पहले भी इसने रिया को परेशान किया है। हाँ, ये वाकई में बहुत गंदा दिखता है, लेकिन पूरे दिन अपनी तारीफ करता रहता है। ये बहुत ही अनोइंग है। तोते ने धीमे से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहां की मेड हो। ओ इंसान, मेरी तरफ उंगली दिखाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है तुम लंगड़े से आधे लंगड़े हो गए हो? पहले से थोड़ा कम वीक लग रहे हो तो मैं तुमसे डर जाऊंगा? कौवे ने प्रेम की तरफ मुड़कर कहा, अच्छा रिया, तुम्हें अपना कल वाला फायरबॉल वाला मैजिक याद है ना? प्रेम ने रिया की तरफ देखकर कहा, हाँ पापा, मुझे याद है। तो फिर सुनो, ज्यादा बोलने वालों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनका मुंह ही बंद कर दो। क्यों ना तुम इसे अपने फायरबॉल से थोड़ा सा मजा चखा दो। इतना सुनते ही कौवा और भी घमंड में बोला, तुम अपने फायरबॉल मैजिक से मुझे डराना चाहते हो? यह पिंजरा मेरे मालिक ने अपने मैजिक से प्रोटेक्ट किया है और मैं खुद भी फायरबॉल मैजिक करना जानता हूं। कौवा अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही रिया के हाथों में ब्लूइश वॉयलेट फायरबॉल दिखने लगी, बिना कोई मंत्र पढ़े। कौवे को रिया के हाथ में फायरबॉल देखकर सरप्राइज हुआ। रिया ने फायरबॉल बनाकर पिंजरे की तरफ फेंक दी। पूरे पिंजरे में आग लग गई। कौवा चिल्लाने लगा। पिंजरे के प्रोटेक्शन का मैजिक थोड़ी ही देर में खत्म हो गया और उसकी स्टील बार्स आग लगने के कारण पिघलने लगी थी और अब कौवा दर्द के मारे चिल्ला रहा था। प्रेम को रिया का मैजिक देखकर बहुत सरप्राइज फील हुआ। यह पहली बार था जब रिया ने किसी पर अपना फायरबॉल मैजिक यूज किया था और उसने काफी अच्छे से यह कर लिया था। उसकी फायरबॉल प्रेम के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जो कि प्रेम के लिए अच्छी बात थी। इस केस में रिया और भी अच्छे से रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट कर सकती थी। अब प्रेम को समझ आ चुका था कि उसने रिया को पैसे कलेक्ट करने का काम देकर कोई भी गलती नहीं की है। रिया, हमेशा याद रखना, ऐसे लोगों के लिए तुम्हारे पास हमेशा तुम्हारा फायरबॉल मैजिक है। तो जब भी तुम्हें किसी का मुंह बंद कराना हो तो तुम उसे अपनी फायरबॉल का टेस्ट करा सकती हो। ठीक है पापा। रिया ने खुश होकर सिर हिलाया। आज उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसने प्रेम की उंगली पकड़ी और उछलती हुई आगे चलने लगी। उसने उस कौवे से अपना रिवेंज ले लिया था जो उसे हमेशा परेशान करता था। रिया ने चलते चलते सोचा, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ हैं। तभी कौवे के साथ वाला तोता बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। एक पतला सा आदमी बहुत जल्दी दुकान से बाहर आया। उसने जैसे ही आग देखी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने कुछ मंत्र पढ़कर पानी निकाला और पिंजरे पर डालकर आग बुझा दी। काला कौवा कांप रहा था। वो पिंजरे की एक छोटी सी स्टिक पर खड़ा था। पूरे पिंजरे में बस यही एक स्टिक बाकी थी। वो अपने पंख अपनी चोंच में दबाए था और उसके चारों तरफ से काला धुआं निकल रहा था। कितने खतरनाक लोग हैं, मेरे पूरे पंख जला दिए, कौवे ने रोते हुए कहा।